नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज है डे 12 जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं असम करंट अफेयर कंपाइलेशन फॉर असम प्रीलिम्स SPSC प्रीलिम्स 2024 ऑफ कोर्स, एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड विद द प्रैक्टिस MCQs एज वेल, राइट। सो कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो पहला क्वेश्चन था दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र दैट इज फ्लोइंग थ्रू कोकराझार। द करेक्ट आंसर वुड बी रिवर तीस्ता, राइट, क्योंकि रिवर तीस्ता जो है ये सिक्किम से होता है हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए फाइनली डायरेक्टली वेस्ट बंगाल में घुस जाती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कंसिडर द फॉलोइंग GI टैग प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। 4 ऑप्शंस थे जिसमें याकचुरपी, दिस वाज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, नॉट फ्रॉम त्रिपुरा, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, चलो देख लेते हैं। रैमन मैग्सेसे अवार्ड रिसेंटली न्यूज़ में था, तो उसमें श्री R रवि कन्नन जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट है और ही इज़ फ्रॉम कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इन्होंने विन किया 2023 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड। दैट्स वाई it is there very much in news and we should know the name of the personality who has achieved this award, right? So basically ये अवार्ड अगर की बात करें तो ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। जैसे नोबेल प्राइज़ होता है ना दुनिया में, वैसे ये एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है क्योंकि एशिया का प्रीमियर प्राइज़ और हाईएस्ट ऑनर होता है ये। इसको नाम दिया गया आफ्टर रैमन मैग्सेसे जो क्या फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के 3rd प्रेसिडेंट थे। और ये रिकॉग्नाइज करती है और ऑनर करती है वैसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को एशिया में रिगार्डलेस ऑफ रेस, क्रीड, जेंडर या फिर नेशनैलिटी, whosoever has achieved distinction and helped others generously। मतलब बिना रेस, बिना क्रीड, बिना नेशनैलिटी कोई देखती नहीं है, वो इंडिया की हो या पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो या चाइना, एनीवेयर, राइट। अगर उन्होंने दूसरों को हेल्प किया है जनरसली, है ना, बिना पब्लिक रिकॉग्निशन को एम करते हुए, तो यस, ही इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड कॉल्ड रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक एंड्रॉयड ऐप का जिसका नाम था देमसी, एंड इट वाज इन वेरी मच इन न्यूज़ दिस लास्ट ईयर, राइट। सो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस ऐप कॉल्ड देमसी। तेजपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है ये एंड्रॉयड ऐप, और ये एंड्रॉयड ऐप ऐसा है जो कि इजीली टाइप कर सकती है बोडो टेक्स्ट्स को। जी हाँ दोस्तों, ये आसानी से टाइप कर सकती है बोडो टेक्स्ट कन्वीनियंटली इन एनी एंड्रॉयड डिवाइसेस। क्योंकि देखो अभी जो हम लोग मैसेजेस करते हैं या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में या फिर एसएमईज में, राइट, बट बोडो, अगर कोई सोचो बोडो लैंग्वेज में अगर टेक्स्ट करना चाहा तो कैसे करेगा, राइट। वो इस ऐप के थ्रू हम ये किया जा सकता है, राइट। सो वही बोला गया है दैट ये दिस ऐप कैन बी यूज्ड विद एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप के साथ, इंस्टाग्राम, ईमेल। आप अगर व्हाट्सएप में कोई मैसेज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उस जो मैसेजेस है अगर आपने अलाउ किया है तो वो बोडो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इंस्टाग्राम में कुछ डालना चाहते हो या ईमेल, एनीथिंग, राइट, तो वो बोडो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अमृत वृक्ष आंदोलन। दोस्तों ये तो आप सबको पता है दैट ये हमारे देश में प्लांटेशन ड्राइव था, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तब के समय आसाम गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था दैट देखो भाई, इस आंदोलन में हम लोग गिनीज रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो बेसिकली रिकॉर्ड किस किस के रिलेटेड रिकॉर्ड था? एक तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीडलिंग जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सिंगल डे में एट वन वेन्यू। अटेम्प्ट किया गया था टू ब्रेक द भूटान रिकॉर्ड, क्योंकि भूटान ने इससे पहले प्लांट किया था मोस्ट ट्रीज बाय द टीम ऑफ 100, है ना, इन एन आवर, 1 घंटे में। दैट इज अराउंड 49,672 ट्रीज प्लांट किए गए थे। और साथ ही साथ एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया जाने वाला था फॉर लार्जेस्ट फोटो एल्बम ऑफ द पीपल जो क्या ट्री प्लांट कर रही है। टर्की में अभी तक के नामांकन दिया गया था इससे पहले टर्की का, और टर्की ने इसका नंबर्स था 3,83,783 पर्सन्स, राइट। तो बेसिकली ये अमृत वृक्ष आंदोलन किस लिए, ये रिकॉर्ड्स बनाने के लिए नहीं किया गया था। बेसिक जो एम था वो तो था दैट कैसे इंक्रीज किया जा सके ओवरऑल हमारे देश में फॉरेस्ट कवर को, राइट। और ये जो आपका गिनीज रिकॉर्ड के बारे में बोला गया है ना, ये तो एक इनडायरेक्ट जरिया है, बट मेन एम था दैट हमारे असम में भी कैसे फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा सके, असम को कैसे ग्रीनर और फर्दर इको फ्रेंडली बनाया जा सके।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेट स्पेसिफिक एंटी वेनम प्रोटोकॉल के बारे में। असम स्टेट इन स्पेसिफिक एंटी वेनम प्रोटोकॉल के तहत बोला जा रहा है दैट इससे आसाम को हेल्प मिल सकता है टू अचीव द जीरो डेथ बाई स्नेक बाइट बाय द ईयर 2025 इन आसाम। सो असम की जहाँ तक बात करें, स्नेक फाइट के ट्रीटमेंट में नेशनल गाइडलाइन से वो टोटली डिफरेंट अप्रोच ही अपना रही है। इंडिया अगर देख लीजिएगा स्नेक बाइट का गढ़ माना जाता है। जी हाँ, कहा जाता है वन ऑफ द हाईएस्ट डेथ और डिसेबिलिटी जो कोई भी देश में स्नेक के काटने से होता है वो होता है इंडिया में। वैसे तो देख लीजिएगा 4 जो बड़े बड़े एक स्नेक है ना, बिग 4 स्नेक, जिसमें कॉमन कोबरा, कॉमन क्रेत, रसल वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर आता है, दे आर हार्डली फाउंड इन असम। बट स्टिल अगर असम में देख लीजिएगा रफली अराउंड 74 स्नेक स्पीशीज देखने को मिलता है, जिसमें मात्र 4 ही वेनमिनस है। अब यू नेवर नो राइट कौन सा वेनमिनस है, ऐसे ही तो सांप देखने से सबको डर लगता है राइट, बट स्टिल यू नेवर नो ना। हम लोग को तो देखो, हम लोग तो सपेरे नहीं है ना, हमें तो पता नहीं होता है ना दैट कौन सा सांप ज़्यादा जहरीला होता है कौन सा नहीं होता है राइट। एनीवेज, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स ऑन 1100 बीघास। असम उन्नति सभा ने बोला था दैट देखो हम लोग प्रोजेक्ट एक स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर अराउंड 1100 बीघा में वेरियस एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाएगा, और इसका एम यही है दैट कैसे इकोनॉमिक रिवोल्यूशन लाया जा सके आसाम में, और साथ ही साथ यूथ्स को इन्वॉल्व किया जा सके इन एंड अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ आसाम। आसाम उन्नति सभा ऑल्सो टेक्स अप इकोनॉमिक सेंसस। जी हाँ, आसाम उन्नति सभा जो है इकोनॉमिक सेंसस भी कैरी फॉरवर्ड करती है, जिससे एक फेयर आइडिया मिलता है अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, दैट हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में क्या इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। जैसे इन टोटल कितने सारे डिस्ट्रिक्ट है, 35 डिस्ट्रिक्ट्स, ये कल के क्लास में भी मैंने क्लैरिफाई किया था राइट। तो 35 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम में कितने सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में कैसा कैसा एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरियाज है राइट। सो द प्रोजेक्ट टू बी टेकन इन कोलाबोरेशन विद एग्जिस्टिंग फार्मर्स के साथ कोलाबोरेट करके ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ मार्केट स्पेशलिस्ट भी है। और मोटो जो है उस प्रोजेक्ट का वो यही है दैट हर एक होम ऑफ असम जिससे अर्न कर सके, जिससे वो सेल्फ रिलायंट बन सके, और हमारे यूथ जो है वो फर्दर स्किल्ड और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी उन पर आ सके। कुछ रीजन, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ फार्मिंग या फिर कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल डिब्रूगढ़ में की अगर बात करें तो वहाँ पे फिश फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। गोलाघाट की अगर बात करें तो वहाँ पे बनाना एंड पपाया फार्मिंग का प्रमोशन किया जाता है ज़्यादा। वैसे ही शिवसागर और ग्वालपाड़ा की बात करें तो गामोसा का प्रोडक्शन इस रीजन में होता है। वैसे ही नौलबाड़ी की अगर बात करें मस्टर्ड और कोरिएंडर कल्टीवेशन इस वाले जोन में हमें की जाने की बात की जा रही है राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उड़पाद बील, जिसको एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक प्रोसेस में है जिसके तहत उड़पाद बील को, ये जो कि ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगेन एंड अगेन रिमेंबर दिस राइट, उसको एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाएगा। नाउ कंजर्वेशन रिजर्व होता क्या है वो तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दैट अचानक से उड़पाद बील को क्यों कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये बील मतलब लेक, मतलब वेटलैंड, बील लेक एनीथिंग राइट। सो ये एक रीजन जो है ना, ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं हर साल। इनफैक्ट पता है हमारे देश में जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ना, इन्होंने उड़पाद बील को एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है। इनफैक्ट सिर्फ उड़पाद बील ही नहीं, अगर आप दीपोर बील देख लीजिएगा, दीपोर बील को भी इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है। उड़पाद बील अगर देख लीजिएगा लोअर आसाम का वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल लेक है, और उड़पाद बील को वाइडली जाना जाता है फॉर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जिसमें आता है वेरियस टाइप ऑफ फिशेस, वेरियस काइंड ऑफ बर्ड्स स्पीशीज, जिसमें अर्जेंटिन स्ट्रॉक, विस्लिंग टील, किंग फिशर और भी बहुत सारे ऐसे न्यूमरस वाटर प्लांट्स हम लोग को इस रीजन में देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई दिस वाज अ न्यूज़। नाउ सवाल होता है दैट इसको जो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाएगा, तो ये कंजर्वेशन रिजर्व होता क्या है भाई। लेट्स टॉक अबाउट दिस कंजर्वेशन रिजर्व। देखो कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये एक स्टेट ओन्ड रीजन है जो क्या ज़्यादातर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आजू बाजू ही हमें देखने को मिलता है।
और ये क्यों कंजर्वेशन रिजर्व इसको घोषित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्पेशीज़, दैट इज़ फ्लोरल स्पेशीज़, बहुत सारे ऐसे फॉनल स्पेशीज़ हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको ही बचाना है। उनको अगर बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? ऑफ कोर्स वहाँ के लैंड को बचाना है, वहाँ के सी या फिर वाटर रिसोर्सेज को बचाना है, तभी तो वहाँ के फॉनल क्वालिटीज़ और वहाँ के जो फ्लोरल स्पीशीज़ है ये बचेंगे, राइट। सो बेसिकली कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी जो है वो होती है इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग कोई भी कंजर्वेशन रिजर्व, और कोई भी प्रॉपर्टी अगर कंट्रोल किया जाता है बाय गवर्नमेंट, उसको डिजिग्नेट किया जा सकता है एज अ कंजर्वेशन रिजर्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे नहीं दैट हाँ चलो भाई वो है तो चलो घोषित कर दे, नहीं नहीं नहीं। अगर सोचो एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है, इसको कंजर्वेशन रिजर्व को, तो इसके आजू बाजू जितने सारे लोग रहते हैं ना, उनको उनके साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शंस ले सकती है, राइट। रेसिडेंट्स ऑफ द कंजर्वेशन रिजर्व्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब वहां के जो लोग हैं उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, बट हाँ आप अगर उस कंजर्वेशन में रिजर्व में ऐसा नहीं दैट आप कुछ भी जाके कुछ भी कर सकते हो, नहीं नहीं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको क्या रेस्ट्रिक्शंस है, उनको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट आप बाहर से आ रहे हो ना तो आपको रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर होगा। उन टोटल इंडिया में अगर देख लीजिएगा तो टोटल इंडिया का अगर इंडिया का परसेंटेज, लैंड एरिया का परसेंटेज 100% हम लोग मान लेते हैं, तो अराउंड 0.15% जो एरिया है वो है हमारा कंजर्वेशन रिजर्व इंडिया में, ठीक है। ये सब चीज़ें याद बिल्कुल रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे PM डिवाइन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। PM डिवाइन स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट। नाउ ये है क्या, ये काइंड ऑफ एक लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है जो क्या 100% सेंट्रली फंडेड है, और इसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा। नाउ सवाल होता है PM डिवाइन का एम क्या है? इसका मेन एम है दैट कैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रैपिड और होलिस्टिक डेवलपमेंट लाया जा सके बाय फंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और PM डिवाइन का अगर ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव है जैसे PM डिवाइन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया जाता है इन स्पिरिट ऑफ PM गति शक्ति। यही नहीं, इसके तहत सपोर्ट किया जाता है सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को विच इज़ बेस्ड ऑन द नीड ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट। साथ ही साथ इसके तहत इनेबल किया जाता है इनफैक्ट लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ अमंग यूथ एज वेल एज वुमेन, और साथ ही साथ जितने भी सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंटल गैप्स है उसको फिलअप किया जाता है थ्रू दिस PM डिवाइन स्कीम, राइट। इसके अंडर अगर देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में बनाना कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और देखा जा रहा है दैट ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, राइट। क्योंकि बनाना एक ऐसा हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जिसमें अगर अच्छे क्वालिटीज़ के बनाना हुए तो उसमें काफ़ी अच्छा पैसे भी मिलते हैं, राइट। सो यही बोला गया दैट एम्पल रॉ मटेरियल्स है इसका, और इस रॉ मटेरियल से हम लोग आराम से फाइबर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग फ्यूचर में फैब्रिक भी बना सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा बन रहा है, इसीलिए तो अब देखो बनाना खाने का भी काम आता है, और बनानों के छिलकों से जो है हम लोग फाइबर को एक्सट्रैक्ट करके उसका फैब्रिक भी बना सकते हैं, जिससे हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है हम लोगों ने कितने सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स के रिलेटेड। ये कैसे टेक्सटाइल्स होते हैं? ये पहनने के लिए टेक्सटाइल्स नहीं होते हैं, ये शरीर में पहनने के लिए नहीं होते हैं। इसकी जो यूटिलिटी होती है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, है ना। जैसे आर्मी वाले इसको पहनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट इससे बनता है, राइट। और भी इससे यूटिलिटी बनता है, मतलब इसको फैशन के लिए नहीं बनाते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स को, राइट। तो वही बोला गया है दैट इन ये रॉ मटेरियल्स अगर हमारे पास रहेगा तो इससे हैंडमेड इंडस्ट्रियल स्केल पेपर भी बना सकते हैं, इसके तहत हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, इसका हम लोग फिश का फीड भी बना सकते हैं, और फाइबर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑफ कोर्स आने वाले समय में रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। आज जो भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असम स्टेट स्पेसिफिक एंटीवेनम प्रोटोकॉल। पहला स्टेटमेंट है इन्वेंटिंग एन effective antivenom by the year 2025, zero deaths by snake bite by the year 2025, setting up of snake specialized hospital in every district, or creating snake bite related awareness in all the rural as well as urban areas. आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, I'll be checking your answer. Next is Urpad Bill was recently in news because the Assam Forest Department is in the process of declaring the Urpad Bill as a conservation reserve. Now, where is Urpad Bill situated? Golaghat district,
ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, दिमा हज़ौर डिस्ट्रिक्ट या फिर कछार डिस्ट्रिक्ट? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर.